हेलो एवरीबॉडी, आज हम फिर से आ गए हैं राउंड ऑफ 16 की प्रेडिक्शन लेके। आप सब जानते हैं राउंड ऑफ 32 में जो हमने प्रेडिक्शन किए थे ऑलमोस्ट सब सही निकले। एक वो जर्मनी वाला तो कोई भी गेस नहीं कर पाया था, सभी ने गलत की। और एक और जो सेनेगल बेल्जियम, उसमें मुझे लगा था सेनेगल जीतेगी और जीत भी जाती, बट लास्ट 5 मिनट में थोड़ा इधर उधर हो गया। हाँ, मोरक्को नीदरलैंड्स, जहाँ पे सब बोल रहे थे कि नीदरलैंड्स जीतेगी, मैंने बोला था कि मोरक्को जीत सकती है और मैंने प्रेडिक्शन भी मोरक्को किया था और वो हो गया। अब राउंड ऑफ 16 में देखते हैं कि कितने प्रेडिक्शन सही निकलते हैं, कितने गलत निकलते हैं। सबसे पहले पैराग्वे फ्रांस। मेरे हिसाब से फ्रांस को विद द अटैकिंग पावर दैट दे हैव ये मैच जीत जाना चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा जितना लोग कह रहे हैं कि भाई आराम से 3-0 4-0 तक फ्रांस जीत सकती है। मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पैराग्वे एक साउथ अमेरिकन टीम है। अगर हीट ज़्यादा हुई, अगर वहाँ पे गर्मी ज़्यादा हुई, तो मेरे ख्याल से पैराग्वे को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि फ्रांस के प्लेयर्स जनरली यूरोप में खेलते हैं जहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है। तो अगर ये गेम 50th 60th मिनट तक टाइट रहता है तो शायद ये मैच फिर आगे पेनल्टीज़ में भी जा सकता है, क्योंकि फ्रांस के प्लेयर धीरे धीरे थकने लगेंगे, क्योंकि एक वो ठंडे एनवायरनमेंट से आते हैं। बट अभी इस हिसाब से, अभी जो हिसाब से फॉर्म चल रहा है, जिस हिसाब से दोनों टीमों का मैचअप है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फ्रांस फेवरेट्स है। और आई वोंट बी सरप्राइज अगर 2-0 जीत जाती है। तो फिर आगे हम जाते हैं कनाडा मोरक्को। ये भी थोड़ा टाइट हो सकता है, बट कनाडा मेरे ख्याल से इसीलिए इस स्टेज तक पहुंची है क्योंकि उसके ओपोनेंट्स बहुत मुश्किल नहीं थे। अब मोरक्को मेरे ख्याल से उनसे काफ़ी बड़ी साइड है, तो मेरे ख्याल से ये मैच मोरक्को को आराम से जीत लेना चाहिए। मोरक्को में क्योंकि एक अफ्रीकन टीम है, क्योंकि उन्हें भी गर्मी में खेलने की आदत है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कंडीशंस का ऐसा कोई मेजर रोल प्ले नहीं करेगा और मोरक्को को ये मैच जीत जाना चाहिए। अगला मैच मेरे ख्याल से पूरे राउंड ऑफ 16 का जो ब्लॉकबस्टर टाई है, पोर्चुगल स्पेन। हर आदमी अपनी अपनी प्रेफरेंस बता रहा है। मेरे हिसाब से बहुत ही टफ मैच होने वाला है दोनों टीमों के लिए। सबसे पहले स्पेन की बात कर लेते हैं। देखिए, ग्रुप स्टेज में ऐसा कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं किया, लेकिन जैसे ही राउंड ऑफ 32 में आया, हमें देखने को मिला कि क्यों टूर्नामेंट से पहले हर आदमी कह रहा था कि स्पेन फेवरेट्स में आएगी। फेवरेट्स में उन लिस्टों में आएगी जिसमें फ्रांस आती है, जिसमें अर्जेंटीना आती है, क्योंकि भाई टीम बहुत स्ट्रांग है। और जिस हिसाब से मिडफील्ड ने उनकी डोमिनेट किया वो मैच, पहली बार ऐसा लगा कि स्पेन हैव फाइनली अराइव्ड एट दिस वर्ल्ड कप। साथ ही साथ अगर हम पोर्चुगल का देखें, टूर्नामेंट चालू होने से पहले हर आदमी कह रहा था कि भाई इनकी मिडफील्ड बहुत गोटेड है। इनकी मिडफील्ड ऐसी है जो शायद पूरा टूर्नामेंट को डोमिनेट कर ले। जॉ नेवेस है, विटीनिया है जो पीएसजी से आए हैं, फिर इनके पास ब्रूनो फर्नांडिस है जो असिस्ट रिकॉर्ड बना के आए हैं, फिर इनके पास बर्नार्डो सिल्वा है। तो मिडफील्ड बहुत स्टैक्ड है। बट मैंने टूर्नामेंट चालू होने से पहले बोला था कि ये वर्ल्ड कप वो टीम जीतेगी जो 4-3-3 इम्प्लीमेंट करेगी, ना कि जो 4-2-3-1 खेलेगी। उसका सिंपल रीज़न मैंने पहले भी बताया था कि जैसा कि हम देख सकते हैं पिछले 4-5 साल में जिन भी टीमों ने डोमिनेट किया है उन्होंने 4-3-3 खेला है। चाहे आप मैनचेस्टर सिटी की पिछले 4-5 साल की डोमिनेशन देख लीजिए, वो तभी आए जब उन्होंने 4-3-3 पर स्विच किया। लिवरपूल जो पिछले एक साल में जब हमने देखा किस तरह से बकल की किस हिसाब से एक डाउनटर्न में गई, उन्होंने अपना स्विच किया फ्रॉम 4-3-3 टू 4-2-3-1। जब तक यॉर्गन क्लॉप थे और आर्ने स्लॉट भी अपने पहले सीजन में वो 4-3-3 खिलाते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने 4-2-3-1 पे स्विच किया तो हमने देखा कि कैसे एक डाउनटर्न आया। सिमिलरली आर्सेनल का अगर आप देखें, इस बार टाइटल जीती तो वो 4-3-3 से खेली। उससे पहले 2-3 साल अगर आप देखें तो वो 4-2-3-1 के साथ खेल रही थी। द सिंपल रीज़न इज़ कि अगर आप 4-3-3 खेलते हैं तो इस समय वर्ल्ड फुटबॉल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है काउंटर प्रेसिंग। काउंटर प्रेसिंग अगर आपको सही से करनी है तो आपका स्ट्रक्चर 4-3-3 वाला होना चाहिए, तभी आप ओपोनेंट के जो डिफेंडर्स हैं या जो उनके सेंटर मिडफील्डर हैं या सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर हैं उनको फ्रॉम द स्टार्ट प्रेस कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है क्योंकि स्पेन 4-3-3 खेलती है और पोर्चुगल 4-2-3-1 खेलती है, तो स्पेन के पास एक एडवांटेज होगा। अब पोर्चुगल क्या कर सकती है? देखिए, टूर्नामेंट से पहले मैंने बोला था कि एक टफ कॉल लेना होगा, ब्रूनो फर्नांडिस को शायद टीम से बाहर निकालना होगा, तभी ये टीम अपना बेस्ट करेगी, तभी ये टीम 4-3-3 पे रिवर्ट कर पाएगी और इसके सारे प्लेयर्स अपना बेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप विटीनिया देखें, आप जॉ नेवेस देखें, आप नूनो मेंडेस देखें, ये सब पीएसजी के गोटेड लाइनअप के पार्ट हैं। और वो लाइनअप क्या खेलती है? 4-3-3 खेलती है। अब सिर्फ ब्रूनो को अकोमोडेट करने के लिए अगर आप 4-2-3-1 खिलवा रहे हैं, तो ब्रूनो की ये जिम्मेदारी होती है कि उनका हर बार एक बहुत आउटस्टैंडिंग गेम हो। और ये जिम्मेदारी मेरे हिसाब से किसी भी प्लेयर पर डालना बहुत रिस्की है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों किसी को इतना बर्डनाइज करना? अगर 4-2-3-1 नहीं खेलते हैं, अगर 4-3-3 खेलते हैं, तो क्या उसमें ब्रूनो को आना चाहिए? मेरे ख्याल से 4-3-3 में ब्रूनो से बेटर बर्नार्डो सिल्वा होते हैं। उसका रीज़न भी मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, क्योंकि टेम्पो अगर कंट्रोल करना है तो ब्रूनो से बेटर बर्नार्डो करते हैं। बर्नार्डो सिल्वा उस टीम के पार्ट थे, उस सिटी के पार्ट थे
जो इतनी सक्सेसफुल रही, ट्रेबल विनिंग रही, जिसने हमेशा पोजीशन बहुत अच्छे से रखा। यहाँ पे अगर आप 4-3-3 पे जाते हैं, आपकी मिडफील्ड बहुत गोटेड है, अगर आप पीएसजी की तरह खेलना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा ही मिडफील्डर चाहिए जो सिर्फ ट्रांजिशन में अच्छा ना हो, जो स्लो स्ट्रक्चर्ड ऑफेंस में भी बहुत अच्छा हो। और स्ट्रक्चर्ड ऑफेंस में मेरे हिसाब से ब्रूनो से बेटर बर्नार्डो सिल्वा है। इतनी सिंपल सी चीज़ है। अब जो लोग ब्रूनो के फैंस हैं वो आके हो सकता है गुस्सा आ जाएं कि नहीं नहीं ब्रूनो ये भी खेल सकता है, लेकिन आप एक्चुअली अगर आपने गेम देखा है तो आप देखेंगे पिछले साल भी यूनाइटेड के लिए वो जो भी खेला है, यूनाइटेड ने जिस तरह से खेला है, वो ट्रांजिशन में फुटबॉल बहुत खेला है। तो अगर पोर्चुगल ट्रांजिशन पे खेलना चाहती है देन विटीनिया, जॉ नेवेस वो वेस्ट हो जाते हैं। तो या तो आप पीएसजी के टेम्पलेट उठाइए, वहाँ पे उनके साथ थर्ड प्लेयर कौन होते थे? फाबियन रुइस। अब अगर आप मुझसे ये कह रहे हैं कि फाबियन रुइस की प्रोफाइल ब्रूनो फर्नांडिस ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये तो एक गलत बात हो गई ना, फिर तो आप फुटबॉल नहीं समझते हैं। फाबियन रुइस के सबसे पास जो प्लेयर हैं वो बर्नार्डो सिल्वा हैं। तो अगर बर्नार्डो सिल्वा यहाँ पे खेलते हैं तो पोर्चुगल के लिए काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और फिर ये मैच काफ़ी टक्कर का हो सकता है। फिर यूएसए बेल्जियम। देखिए टूर्नामेंट चालू होने से पहले काफ़ी लोगों को पोचेटिनो पे डाउट हो रहा था। आदमी सोच रहा था कि भाई जो टॉटनहम में जिस हिसाब से उन्होंने फुटबॉल खिलाया था, उसके बाद वो पीएसजी गए, वहाँ पे इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। उसके बाद वो जिस भी क्लब में गए उसमें शायद वो सक्सेस नहीं मिली जो उनसे उम्मीद होती है। अब यूएसए को क्या वो जितवा पाएंगे? तो अगर आप उनका बिल्डअप देखें तो पिछला 1-1.5 साल बहुत अच्छा नहीं गया। इनफैक्ट काफ़ी लोग बोल भी रहे थे कि क्या पोचेटिनो ने अपना मैजिक लूज़ कर दिया है, बट इस वर्ल्ड कप में एक्चुअली यूएसए का जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफ़ी प्लेयर्स, काफ़ी लोगों के लिए बहुत शॉकिंग रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उन्होंने अपनी टीम को एलिवेट किया है वर्ल्ड कप के आने पे, जिस हिसाब से वो टीम पीक कर रही है, मुझे लगता है कि वो बेल्जियम को हरा देगी। बेल्जियम के पास अच्छे प्लेयर्स हैं, बट पिछले मैच में ही अगर आप लॉजिकली सोचिए तो उन्हें बाहर हो जाना चाहिए था। बहुत ही ब्रिलियंट कमबैक था, लेकिन पूरे मैच में ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आपको एक उम्मीद दे कि क्या वो इस यूएसए टीम को हरा सकती है। यूएसए के पास होम एडवांटेज भी रहेगा, तो मेरे ख्याल से ये मैच टाइट रहेगा, लेकिन यूएसए को जीत जाना चाहिए। फिर एक और ब्लॉकबस्टर टाई, ब्राज़ील नॉर्वे। अब पेपर पे अगर आप दोनों टीमें उतारें तो मेरे ख्याल से ये बहुत सिंपल है कि ब्राज़ील के पास बेटर टीम है, बट नॉर्वे के पास अर्लिंग हालैंड है, एक नाम जो मेरे ख्याल से पूरे ब्राज़ील को स्लीपलेस नाइट्स देगा। क्योंकि अगर अर्लिंग हालैंड को हाफ अ चांस भी मिली तो मेरे ख्याल से वो उनके पास वो कैपेसिटी है, हम सब जानते हैं कि वो हाफ अ चांस को भी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि भाई नॉर्वे के पास इस गेम में चांसेस कैसे आएंगे? देखिए क्योंकि नॉर्वे एक अंडरडॉग है तो उनके पास ट्रांजिशन में बहुत चांस मिलेंगे। ब्राज़ील पोजीशन रखना चाहेगी, ब्राज़ील डायरेक्ट जाना चाहेगी, बट यहीं पे अर्लिंग हालैंड थ्राइव करते हैं क्योंकि उस प्लेयर के पास पेस है, हाइट है, स्ट्रेंथ है। तो अगर 1-on-1 उनके पास चांस मिली या अकेला कोई डिफेंडर उनके साथ आइसोलेट हो गया तो अर्लिंग हालैंड को कैसे रोका जाएगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ब्राज़ील डोमिनेट करेगी, लेकिन अगर आप मुझसे प्रोडिक्शन पूछें, मेरा दिल कह रहा है ब्राज़ील, बट मेरा दिमाग कह रहा है कि काउंटर पे नॉर्वे गोल मारेगी, अर्लिंग हालैंड काउंटर पे स्कोर करेंगे और ब्राज़ील के पास बहुत मुश्किल होगी नॉर्वे को ब्रेक डाउन करना। तो शायद यहाँ पे एक आपको अपसेट दिख सकता है और नॉर्वे जीत सकती है। फिर आता है मैक्सिको इंग्लैंड। अब लोग बोल रहे हैं कि भाई मैक्सिको अपने पिछले इतने मैचों में हारी नहीं है अपने होम टाउन में, क्योंकि ये मैच एक ऑल्टीट्यूड पे होता है, एक हाइट पे होता है, तो जो अवे टीम आती है उसके लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। सही बात है, बट जो इतने सालों से मैक्सिको का अनबीटन रिकॉर्ड चल रहा है, इतने सालों से वो नहीं हारी है उस पर्टिकुलर वेन्यू पे, मेरे ख्याल से 60-70 मैच हो गए हैं। तो उसमें लेकिन एक चीज़ आप बताइए, कितनी टीमें इंग्लैंड के लेवल की आई हैं? मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं आई होंगी। अब इसे ऐसे समझने की कोशिश करिए कि मान लीजिए इंडिया और अफ़गानिस्तान खेल रहे हैं या इंडिया और बांग्लादेश खेल रहे हैं, तो आप कहेंगे कि भाई 10 में से 8 बार इंडिया को जीतना चाहिए। यहाँ पे इंग्लैंड की वही पोजीशन है। अगर प्लेयर बाय प्लेयर देखिए तो इंग्लैंड के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। अब मान लीजिए इस इतने बड़े गैप को आपने किसी न्यूट्रल वेन्यू पे ले गए तो भी इंडिया का एडवांटेज होना चाहिए, वैसे यहाँ पे इंग्लैंड का एडवांटेज होना चाहिए। लेकिन अगर आप मेक्सिको के होम टाउन में भी चले गए तो टीम इंग्लैंड की इतनी अच्छी है कि मेरे हिसाब से होम एडवांटेज से ये डिफरेंस कम हो रहा है। मान लीजिए पहले 80% चांस था इंग्लैंड का, तो अब 60 हो गया है। लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से फेवरेट्स इंग्लैंड ही रहेगी, क्योंकि कोई भी फुटबॉलिंग रीज़न अपार्ट फ्रॉम उनका रिकॉर्ड जो है और जो अल्टीट्यूड है, फुटबॉलिंग रीज़न कोई नहीं बोलता है कि इंग्लैंड क्यों बाहर होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से टफ मैच होगा। मेक्सिको का क्राउड बहुत ही हॉस्टाइल है, बहुत ही एनर्जी के साथ आएंगे, लेकिन अगर पहले 30 मिनट इंग्लैंड सर्वाइव कर लेता है, क्राउड को साइलेंट कर देता है, तो मेरे ख्याल से
इंग्लैंड को ये टाई जीत जाना चाहिए, बट इंग्लैंड को एक चीज़ और करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से, कि ऐसे प्लेयर्स रखने पड़ेंगे जो पोजीशन अच्छा रखें, क्योंकि जब आपका अवे फ्रॉम होम एक तरह से आप खेलते हैं, बहुत ही हॉस्टाइल ग्राउंड होता है, तब आप ये नहीं कर सकते कि बार बार आप पोजीशन लूज़ करें, क्योंकि तब आपके पास वेव आफ्टर वेव आफ्टर वेव अटैक आएगा। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि भाई बॉल रिटेंशन के लिए आपके पास बेस्ट मिडफील्डर कौन से हैं। अगर आप सोचते हैं कि एलियट एंडरसन, डिक्लन राइस खेल नहीं है, तो तीसरे क्या आप कोबी माइनो को चांस दे सकते हैं, बट अभी तक आपने उन्हें खिलाया नहीं है, तो क्या ये बहुत बड़ा रिस्क होगा? या आप जो अभी तक आप जिस टीम ने आपको इतना अच्छा सर्व किया आप उसी के साथ जाएंगे, बस कुछ चेंजेस करेंगे, शायद मडुएके की जगह आप साका को ले आएँ, या रैशफर्ड को ही खिलाएंगे या गॉर्डन को लाएंगे, ये माइन्यूट चेंजेस है। आप फॉर्मेशन को चेंज नहीं करते हैं। अगर 4-2-3-1 में जाते हैं तो आपको ये सोचना होगा कि आपका ट्रांजिशन में प्ले बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से हो सकता है मेक्सिको यहाँ पे पोजीशन डोमिनेट करे, क्योंकि अपने होम पे खेल रही है। फिर अगेन अ ब्लॉकबस्टर टाई, नॉट इन टर्म्स ऑफ टीम बट इन टर्म्स ऑफ प्लेयर प्रोफाइल, साला वर्सेस लियोनेल मेसी। मेरे ख्याल से राइट विंग पे खेलने वाले लेफ्ट फुटेड प्लेयर्स, मेसी तो गोटेड हैं ही, बट उनके बाद लास्ट जनरेशन में जो बेस्ट प्लेयर हैं वो शायद मोहम्मद साला हैं। तो दो गोटेड राइट विंगर्स के बीच में कंपटीशन होगा, और दोनों इस बार रोल भी काफ़ी सिमिलर कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं मो साला अपने लिवरपूल में मोस्टली करियर टच लाइन को हक करते थे, बट यहाँ पे बिकॉज वो एक तरह से लिंचमैन है इस टीम के, ऑल्सो बिकॉज एज हो गई है, तो शायद हमेशा वो टच लाइन को हक नहीं कर रहे हैं, अब थोड़ा ऑलमोस्ट एज एन इनसाइड फॉरवर्ड खेल रहे हैं, जो रोल लियोनेल मेसी भी अर्जेंटीना के लिए खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये बैटल जीतेगा, जो ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा, उसके पास चांसेस रहेगा जीतने का। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फेवरेट्स ऑब्वियसली अर्जेंटीना है, क्योंकि उनके पीछे जो टीम है अर्जेंटीना की कई गुना बेहतर है और बहुत सालों से खेलती आ रही है। अब जैसे लोग बोलते हैं कि भाई सिर्फ टीम के नाम पढ़ते हैं और बोलते हैं कि भाई फला टीम अर्जेंटीना से बेटर लग रही है या कोई और टीम अर्जेंटीना से बेटर लग रही है, बट क्लब फुटबॉल और इंटरनेशनल फुटबॉल में यही अंतर है। इंटरनेशनल फुटबॉल में क्योंकि मैनेजर को बहुत टाइम नहीं मिलता है अपने स्क्वाड के साथ खिलाने का, तो शायद आपके स्क्वाड की वैल्यू या उसकी सीलिंग बहुत हाई है, उसके पास पोटेंशियल है 95-96 आउट ऑफ 100 का, बट क्योंकि टाइम ही नहीं मिला है, तो वो स्क्वाड भले ही उसके पोटेंशियल 95 था लेकिन परफॉर्म 85 पे ही करती है। लेकिन क्योंकि अर्जेंटीना का स्क्वाड ऑलमोस्ट इतना सालों से साथ है, प्लेयर्स ऑलमोस्ट उतने सालों से सेम ही खेल रहे हैं, सारे साथ हैं, तो शायद अगर उनका पोटेंशियल भले ही दूसरे का 95 था लेकिन अर्जेंटीना का 90 है, लेकिन अर्जेंटीना क्योंकि इतने सालों से खेल रही है तो उस 90 के बहुत पास आ जाती है, वो 88 आउट ऑफ 100, 87 आउट ऑफ 100 हर बार प्रोड्यूस कर सकती है। और इसलिए मुझे लगता है इतनी लॉन्जेविटी एक इंटरनेशनल कोच की जब होती है और सेम प्लेयर्स की होती है, तो एक इंटरनेशनल टीम भी ऑलमोस्ट एज अ क्लब टीम की तरह वेल ड्रिल्ड, वेल डिसिप्लिन्ड हो जाती है। और इसलिए मुझे लगता है कि भाई अर्जेंटीना के पास बहुत अच्छा चांस है ये मैच जीतने का। फिर आते हैं लास्ट मैच, स्विट्ज़रलैंड और स्विट्ज़रलैंड ने बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया। मुझे नहीं लगा था कि भाई जो स्विट्ज़रलैंड जिस कंडीशंस में उनके प्लेयर्स खेलते हैं यहाँ की हीट बर्दाश्त कर पाएंगे, बट दे हैव बीन अ रेवलेशन, वो हैज़ ऑल्सो बीन ब्रिलियंट। बट मुझे लगता है ये मैच बहुत टाइट होने वाला है। पिछले बार मैंने सोचा था कि शायद स्विट्ज़रलैंड को मुश्किल हो, तो इस बार भी मैं ये नहीं कहूँगा कि स्विट्ज़रलैंड जीतेगी, और मेरा पिक फिर से कोलंबिया रहेगा, क्योंकि कंडीशंस ज़्यादा अच्छे से आते हैं, साउथ अमेरिकन कंट्री है, हीट को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर लेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि इस राउंड में वो आगे जाएगी। तो फाइनल जैसे मैंने बोला, आप फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, फ्रांस जीतेगी, मोरक्को जीतेगी, पोर्चुगल स्पेन में मेरा दिमाग कह रहा है कि भाई स्पेन जीतेगी, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि पोर्चुगल जीते। फिर यूएसए बेल्जियम में यूएसए जीतेगी, ब्राज़ील नॉर्वे में मुझे लगता है कि शायद नॉर्वे अपसेट कर सकती है, मेक्सिको इंग्लैंड में इंग्लैंड को जीतना चाहिए, अर्जेंटीना इजिप्ट में अर्जेंटीना को जीतना चाहिए। तो ये रहेंगे मेरे प्रेडिक्शंस। और जो ब्लॉकबस्टर है जैसे मैंने बोला वो रहेगा पोर्चुगल स्पेन। जो अपसेट मेरे हिसाब से हो सकता है वो है नॉर्वे ब्राज़ील में, नॉर्वे आगे जा सकती है। तो आउटस्टैंडिंग प्लेयर मेरे हिसाब से इस बार रहेंगे, अगर चांस मिलती है तो मेरे ख्याल से ये मैच हो सकता है। अगर बर्नार्डो सिल्वा को टीम में लाया जाता है तो वो दिखाएंगे कि वो क्यों पिछले 4-5 साल में सबसे अच्छा टेम्पो कंट्रोल करने वाले प्लेयर्स थे। और अर्लिंग हालैंड मेरे ख्याल से आउटशाइन कर सकते हैं। एम्बापे अगेन स्कोर करेंगे, लेकिन उनका टाई इतना ब्लॉकबस्टर नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई वो कोई, अगर आप आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स इस राउंड में जो टफ फिक्चर्स हैं उनमें से आने चाहिए, तो मेरे ख्याल से हालैंड हो गए, बर्नार्डो सिल्वा हो गए। और इंग्लैंड मैक्सिको में अगर मुझे एक नाम चूज़ करना हो तो शायद अगर बुकायो साका को चांस मिलता है तो वो शायद इस मैच में शाइन कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि क्यों उन्हें एक परमानेंट पोजीशन इस टीम में डिजर्व करते हैं अहेड ऑफ नॉनी मेडुएके। आप लोग भी बताइए, क्या आप इन प्रेडिक्शन से सहमत हैं या आपके हिसाब से कुछ और चेंजेस होने चाहिए? थैंक्स अ लॉट एंड डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।